As you all know, we have completed our first topic of the end of bipolarity. हम कर चुके हैं एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के दो टॉपिक्स। और पहला टॉपिक क्या था? अकॉर्डिंग टू आर एनसीईआरटी। फर्स्ट टॉपिक क्या किया हमने? बर्लिन। सेकेंड टॉपिक हमने क्या किया? गोर्बचेव। मिखेल गोर्बचेव। दो टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या आता है? व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट? क्या आया फर्स्ट सेकेंड टॉपिक के बाद हमारा टॉपिक व्हाई क्यों, किस लिए क्यों पूछा जा रहा है बेटा? ये फॉर डिसइंटीग्रेशन। अब किस चीज का डिसइंटीग्रेशन हुआ था बेटा? यूएसएसआर, सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होता है। डिसइंटीग्रेशन का मीनिंग याद है आप लोगों को? अलग हो जाना, टूट जाना, लेकिन खत्म नहीं हुए हैं, एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था 108 रुद्राक्ष को अगर हम एक थ्रेड में जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है? माला बन जाती है। ठीक है, इसी तरीके से जो यूएसएसआर है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ जुड़कर 15 रिपब्लिक मिलकर यूएसएसआर बनाती हैं। तो इसी तरीके से वो यूएसएसआर बनता है। लेकिन जिस तरीके से हम अगर थ्रेड को तोड़ दें तो रुद्राक्ष हमारे पास कितने बच जाएंगे? एज इट इज 108। तो इसी तरह से बेटा हमारा यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ है, बट ये 15 रिपब्लिक अभी एग्जिस्ट करती हैं। इज इट क्लियर? पहली बात ये ध्यान रखना, विघटन का मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो गए हैं। यूएसएसआर बना कब था? 1917 में विद द रशियन रिवॉल्यूशन। जैसे ही रशिया में रिवॉल्यूशन होता है वहीं से सोशलिस्ट का आइडिया सामने आता है और वहीं से यूएसएसआर की शुरुआत होती है बेटा, जिसका एंड कब हो जाता है? डिसइंटीग्रेशन कब होता है? 1991 में। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है व्हाई सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ ही क्यों? तो फर्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है हमारा अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी कि इंटरनल वीकनेस। देखो, लुक एट योर एनसीईआरटी, देयर इज नो डाउट दैट द इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। अब क्या था? सबसे पहले क्या बताया जा रहा है? इंटरनल वीकनेस। इंटरनल वीकनेस का मतलब क्या है बेटा? जहां हम ये बता रहे हैं दो सुपर पावर है, यूएसए और यूएसएसआर, और फिर फर्स्ट रीजन हम इसके डिसइंटीग्रेशन का बता रहे हैं इंटरनल वीकनेस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो इकोनॉमी और पॉलिटिकल जितने डिसीजन थे, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया, वो कौन करता था? रशिया। ठीक है, सिर्फ पेपर वर्क के लिए, दिखाने के लिए तो क्या कह रहे हैं कि 15 रिपब्लिक इक्वल हैं, बट एक्चुअल में डोमिनेंस किसका चलता था? रशिया का। तो इंटरनल वीकनेस आती जा रही थी। जो भी कम्युनिज्म को फॉलो कर रहे थे, इस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे, वो समझ पा रहे थे कि वो पर्सनल अपनी जो ग्रोथ है वो नहीं कर पा रहे हैं, वो डेमोक्रेसी से, डेमोक्रेटिक वे से अपने लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो अंदर ही अंदर, और इस इंटरनल वीकनेस का फर्स्ट एग्जांपल हमें कहां मिला? बर्लिन की जो वॉल को ब्रेक किया गया। कब किया गया? 89 में। तो बेटा यहां से उसकी वीकनेस का पता चलता है कि जहां के लोग 150 किलोमीटर लंबी दीवार बनाकर कम्युनिज्म को और कैपिटलिज्म को दोनों को फॉलो कर रहे थे, लेकिन फिर भी अपने वर्ल्ड को क्या बना देते हैं? कैपिटलिस्ट वर्ल्ड बनाने के लिए उस 150 किलोमीटर वॉल को ब्रेक कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहां से पता चल रहा है कि सोवियत यूनियन में अंदर ही अंदर कितनी वीकनेस थी, इंटरनल वीकनेस थी वहां पर। देखो, अब सेकंड पॉइंट क्या बता रहा है हमें? इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। क्या आ गया था बेटा? इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन क्या होता है बेटा?
एक तरह से ठहराव आ जाना, रोक लग जाना। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ गया। अब कैसे आया इकोनॉमिक स्टैग्नेशन? जहां पर यूएसएसआर, ध्यान से समझना बेटा, जो सोवियत यूनियन क्या कह रहा है, सोवियत यूनियन अपनी आइडियोलॉजी को क्या बता रहा है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बोल रहा है वो, इक्वालिटी पे बेस्ड है। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वल वेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, इक्वल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम प्रिंसिपल ही क्या लेके चल रहे हैं, अपना इक्वालिटी। बट वो क्या रहा है एक्चुअल में, अब बहुत सारे स्किल्ड पर्सन हैं, दे आर नॉट एबल टू डू द वर्क बाय देयर विल। तो वो क्या कर रहे हैं कि भाई मजबूर कर रहे हैं लोगों को, जो हमने वर्क दिया है वही करोगे, जो हमने प्रोवाइड किया है वही तुम एक्सेप्ट करोगे, वही अडॉप्ट करोगे। ठीक है, जब इंडिविजुअल के पास कोई फ्रीडम ही नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए इक्वालिटी नहीं है, ठीक है, तो इकोनॉमी क्या हो जाती है, बिल्कुल स्टैग्नेट हो जाती है, ठहराव आ जाता है। लोग पर्सनली अपनी इकोनॉमी को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं वहां के लोग। और यही फर्क देखा गया था जब बर्लिन के लोगों ने फील किया कि जो कैपिटलिस्ट में रह रहे हैं वो अपने तरीके से अकॉर्डिंग टू देयर स्किल दे आर अर्निंग, वो अर्न कर पा रहे हैं। लेकिन हम क्या हो गए हैं, मजबूर हो गए। अच्छा छोड़ो सारी बातों को, टेक्निकली मत जाओ, पॉलिटिकल साइंस को छोड़ दो। हम कहते हैं 10 लोग इधर हैं, ध्यान से समझना, 10 लोग इधर हैं बेटा, 10 लोग इधर हैं, ठीक है। मैंने कहा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, नो नीड टू टेक अ टेंशन। आओ मैं इन 10 के 10 लोगों को काम दूंगी, मैं देखूंगी नहीं किसको क्या आता है क्या नहीं आता है, डजंट मैटर, ठीक है, सबको जॉब मिलेगी और इक्वल मिलेगी। देखो अब ये 10 लोग खुश, सारे क्या सोचेंगे, कि जॉब मिलेगी हमें। तो अब 10 के 10 लोगों को हमने हायर कर लिया, हर एक को 10,000 रुपए, ध्यान से समझना, 10,000 रुपए दे रहे हैं, आ जाओ भाई, ठीक है। लेकिन ये 10 लोग मना कर देते हैं कि हम नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ क्या होगी, ब्यूरोक्रेसी होगी, ऑटोक्रेसी होगी, 10 के 10 इक्वल होंगे। अब इन 10 लोगों में बेटा ये भी तो हो सकता है कि कोई स्किल्ड हो, कोई अनस्किल्ड हो, कोई एजुकेटेड हो, कोई अनएजुकेटेड हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इन 10 लोगों में हो सकता है किसी में ज्यादा एबिलिटी हो काम करने की, किसी में बिल्कुल ही कम हो। तो यहाँ आप दे रहे हो 10,000 रुपए, चाहे किसी को कुछ भी नहीं आता है, चाहे किसी को सब कुछ आता है, उनको सेम रख रहे हो। कोई पूरा दिन काम करके भी इतने ले रहा है, कोई पूरा दिन बैठ के भी इतने ले रहा है, ठीक है। चलो मानते हैं बैठने वाले के लिए पॉजिटिव है कि बिना कुछ आए भी, अनस्किल्ड होते हुए भी वी आर गेटिंग 10,000, ठीक है। लेकिन जो स्किल्ड है उसके लिए तो गलत हो गया ना। तो कौन सा बेटर होगा, यहाँ चाहे 10 में से 5 अनएम्प्लॉयड रह जाए, लेकिन 5 जो काम करेंगे वो अपनी स्किल्ड की बेसिस पे करेंगे, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। कोई 10 भी लेगा, कोई 5 भी लेगा, कोई 20 भी लेगा, कोई 25 भी लेगा, कोई 40 भी लेगा। इज इट पॉसिबल कि सबकी जो इंडिविजुअलिटी है वो डिफरेंट होती है और फिर भी हम उनको सेम पे करें, सेम अपॉर्चुनिटीज दें? इज इट पॉसिबल? कितने दिन तक पॉसिबल हो जाएगा? तो एक तरह से इस आइडियोलॉजी में क्या हो रहा था कि सब कुछ क्या कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट कह तो रही है वी आर प्रोवाइडिंग इक्वालिटी, इक्वल वेजेस दे रहे हैं, इक्वल फैसिलिटीज दे रहे हैं, पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या हो रहा था, जो स्किल्ड लोग हैं, जो कर सकते हैं खुद, जिनमें एबिलिटी है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो यही रीजन रहा बेटा कि जो कमा सकते थे, जो अर्न कर सकते थे, वो भी एक तरह से क्या हो गए हैं, डाउनफॉल पे चले गए थे और उनके पास डेमोक्रेसी नहीं है, लिबर्टी नहीं है। किस चीज की लिबर्टी? इकोनॉमिक लिबर्टी, पैसा कमाने की लिबर्टी। वो अपने लिए कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं ओपन कर सकते। अब मान लो किसी को पढ़ाना आता है, वो अपना इंस्टीट्यूट ओपन नहीं कर सकता, वो अपना ट्यूशन सेंटर नहीं खोल सकता। तो क्या ये पॉजिटिव है? तो यहाँ पर क्या चाह रहा था, ये जो पॉइंट था इनका कि हम इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट एक्चुअल में पीपल आर गेटिंग स्टैग्नेट देयर इकोनॉमी। वो अपने पैसे को बिल्कुल स्टैग्नेट करके बैठ गए थे, वो नहीं कमा पा रहे थे, इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे, डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे अपनी इकोनॉमी को, ठीक है।
आगे देखो पूरी एनसीईआरटी में अगला पॉइंट क्या बता रहा है एनसीईआरटी का कि डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ। सिर्फ बेटा एक ही रीजन नहीं था कि बर्लिन की वॉल गिरा दी गई, गोरबच्चोव ने नई नई रिफॉर्म्स ला दी, ठीक है। हाँ, गोरबच्चोव का बहुत बड़ा रोल रहा है, बट कुछ और रीजन भी रहे थे, जैसे ये इंटरनल वीकनेस है, वो अंदर ही अंदर लोगों को वीक करती जा रही थी, यूएसएसआर को वीक कर रही थी, सोवियत सिस्टम को वीक करती जा रही थी। तो ये एक रीजन रहा कि लोग रेडी हो गए डिसइंटीग्रेशन के लिए। उसके बाद देखो सोवियत जो इकोनॉमी थी वो मेनली क्या कर रही थी, सारे रिसोर्सेज को मेंटेन करने की बजाय वो क्या कर रही थी, आर्म रेस। वो कहां पर पैसा वेस्ट कर रही थी अपना, आर्म रेस। यानी कि थर्ड रीजन हमारा क्या बनता है डिसइंटीग्रेशन का कि जिस इक्वालिटी को कहकर हमें ये कहा गया है कि इस आइडियोलॉजी को फॉलो करो, और वहां पर जो सारा पैसा है ऑलमोस्ट वो कहाँ लगाया जा रहा है बेटा, आर्म रेस में। अब आर्म रेस क्या होती है, मिलिट्री को पावरफुल बनाने के लिए, नए से नए वेपन्स को बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, आर्म रेस में लगे हुए हैं कि कहीं हम यूएसए से पीछे ना रह जाएं, और इसी रेस में लगे हुए हैं। और जितनी भी मेंटेनेंस लोगों की, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए होनी चाहिए, वो यहाँ मेंटेनेंस किसमें लगा रहे हैं, अपनी मिलिट्री को पावरफुल करने के लिए सारा पैसा लगा रहे हैं। दिस इज द रीजन कि डिसइंटीग्रेट हो जाता है सोवियत यूनियन। आर यू गेटिंग द पॉइंट कि सोवियत यूनियन में जो जो कमियां रही, देखो सोवियत यूनियन पावरफुल थी, कुछ अच्छाइयां भी थी, लेकिन फिर भी उसका डिसइंटीग्रेशन का कोई तो रीजन रहा होगा। जो लोगों ने पहले पसंद किया फिर नापसंद करना शुरू किया, जब धीरे धीरे कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं तो उनको पता चलता है कि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इज बेटर देन द कम्युनिज्म वर्ल्ड। आर यू गेटिंग? आगे देखो उसके बाद क्या आता है बेटा कि जो सोवियत यूनियन है वो क्या बन जाती है, एक तरह से उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल जो पावर्स हैं, वो सारी किसके लिए यूज करते हैं, सिर्फ अपनी मिलिट्री को पावर में रखने के लिए कि हम यूएसए को टक्कर देंगे, हम यूएसए से बेटर हैं, और इसी काम में, कभी अलायंस मेकिंग में, सिर्फ वो इसी काम में, इसी मेंटेनेंस में लगे हुए हैं रेदर देन द सोसाइटी वेलफेयर। इज इट क्लियर? उसके बाद फोर्थ रीजन बनता है हमारा, जो आप यहाँ देख सकते हैं, गोरबच्चोव, जो ऑलरेडी हम डिटेल में टॉपिक पढ़ चुके हैं। गोरबच्चोव के जो रिफॉर्म्स आई बेटा, वहां से भी क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन था किसका, सोवियत यूनियन का, वो लूज हो जाता है, और वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं गोरबच्चोव जी डिसइंटीग्रेशन में। इज इट क्लियर? उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एक रीजन क्या रहा, राइज ऑफ नेशनलिज्म। क्या रहा, एक रीजन क्या रहा, राइज ऑफ नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म क्या होता है, लव टुवर्ड्स द कंट्री। जब हम बात करते हैं यूनिटी की, ये एक फीलिंग है, ठीक है। स्टेट और नेशन स्टेट में फर्क क्या है, यही तो है कि हमारा कॉमन फ्लैग है, कॉमन आइडेंटिटी है, तो हमारा जो रिस्पेक्ट है, हमारी सोवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, वो क्या है, टुवर्ड्स द कंट्री है। तो यहां से ये भी एक रीजन रहा बेटा कि नेशनलिज्म राइज होने के बाद हमें किस चीज की जरूरत लगी, सोवरेन होने की जरूरत लगी, हमें नीड फील हुई, हमें मतलब किसको, सोवियत यूनियन को, कि उसके अंडर जितनी भी कंट्री आती थी उनको क्या फील हुआ कि हमें सोवरेन हो जाना चाहिए, हमें रिपब्लिक हो जाना चाहिए। यही तो हुआ था बेटा 1991 में। क्या हुआ था, जो सारी कंट्रीज हैं, जो स्टेट्स हैं, वो क्या हो गई थी, ट्रांसफॉर्म हो गई थी इनटू द रिपब्लिक्स, ठीक है। रिपब्लिक्स बन गई थी 1991 में, और यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो बेटा इसके लिए रिपब्लिक इंक्लूडिंग, इसमें कौन कौन आए हमारे, देखो रशिया एंड द बेल्टिक रिपब्लिक्स। कौन कौन सी थी ये देखो, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, और बहुत सारी अदर जो रिपब्लिक्स थी। उन्होंने प्रूव किया कि अब क्या हो गया है, फाइनल डिसइंटीग्रेशन हो गया है यूएसएसआर का। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि इन तीनों रिपब्लिक्स ने क्या बोला था, लास्ट पॉइंट देख, इन कंट्रियों ने क्या कर दिया बेटा, फाइनल कर दिया था। रशिया ने दिसंबर 1991 में क्या कर दिया था, कुछ रिपब्लिक्स ने अनाउंस कर दिया कि अब यूएसएसआर क्या हो चुका है, डिसइंटीग्रेट हो चुका है। तब ये फाइनल हुआ था। देखो वीक होना पहले शुरू हो चुका है,
85 में ही गोरबच्चव आ चुके थे, उसके बाद धीरे धीरे लोग मूवमेंट करने लगे थे, डेमोक्रेसी चाहते थे, रिपब्लिक होना चाहते थे। तो धीरे धीरे यूएसएसआर का जो डोमिनेंस था वो कम होना शुरू हो गया, डिक्रीज होना शुरू हो चुका था। लेकिन फाइनली रशिया विद दीज रिपब्लिक्स क्या किया जाता है, एस्टोनिया, यूटोनिया, ये क्या करते हैं, ये अनाउंस कर देते हैं दिसंबर में 1991 में कि अब फाइनली यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो चुका है। इज इट क्लियर? तो बेटा ये रीजन रहे। अब कोज पूछे जाए, रीजंस पूछे जाए, फैक्टर्स पूछे जाए कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ ही क्यों, जब वो इतनी बड़ी पावर थी तो उनका डिसइंटीग्रेशन हुआ ही क्यों, तो आप लोग ये रीजन बताएंगे, कॉजेस बताएंगे, इसी तरीके से हेडिंग डालेंगे, देन एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स। इज इट क्लियर? यस मैम। देखो नेक्स्ट आता है, जब अब डिसइंटीग्रेशन हो गया, अब क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी क्या आता है इसके बाद बेटा, क्या होगा डिसइंटीग्रेशन के बाद, क्या जानना चाहोगे आप लोग? पहले क्या जाना, देखो इस चैप्टर में हमने पहले जाना, ध्यान से देखो, कोल्ड वॉर को क्या जाना हमने, कोल्ड वॉर, जो कि कब स्टार्ट हुई, 1945 में स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब जब कोल्ड वॉर हुई तो किसके बीच में हुई, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुई। अब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुई तो हमारा वर्ल्ड क्या बन गया, टू पोलर, टू पोलर, दो पोल्स हो गए जिसको क्या बोला गया, बाइपोलर, बाइपोलर वर्ल्ड। ठीक है, अब इसके बाद हमारा यूएसएसआर जो है डिसइंटीग्रेट हो जाता है कब, 1991 में। अब इसके बीच हमने क्या पढ़ा, जब यहां से कोल्ड वॉर स्टार्ट होती है 1945 में और 1991 में कोल्ड वॉर का एंड हो गया, इसके बीच में हमने पढ़ा एंड हुआ क्यों, ऐसा क्या हुआ कि 1945 में जो सुपर पावर हमारे सामने आती है आज 91 में खत्म हो गई है। तो ऑब्वियसली क्या पढ़ेंगे, पहले तो ये पढ़ा जाएगा, रीजन आएगा कि सुपर पावर बनी कैसे, यानी कि इनके फीचर्स में क्या बताया जाएगा, सबसे पहले बताया क्या जाएगा कि यूएसए और यूएसएसआर ये सुपर पावर बने क्यों, यानी कि इनके फीचर्स आएंगे, इनकी पावर्स आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था इनका, कम्युनिकेशन अच्छा था, ट्रांसपोर्ट अच्छा था, ठीक है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी थी, इनकी जीडीपी बहुत अच्छी थी। ठीक है, पिंटू कार खुद अपने आप ये मैन्युफैक्चर करते थे, तो यहाँ से इनकी जीडीपी जो है वो डेवलप हो गई थी। तो क्या रीजन थे कि सुपर पावर बने। उसके बाद क्या बनता है इस चैप्टर में कि फिर जब सुपर पावर बन गए तो ये क्या करने लगे थे, दोनों एक दूसरे को बेटर दिखाने लग गए थे कि हमारी आइडियोलॉजी बेटर है, जिसके लिए दे स्टार्टेड मेकिंग द अलायंसेस, अलायंस बनानी शुरू करते हैं। वैसे जिसको ग्रुप बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस वी कॉल्ड इट अलायंस, जो जिसके थ्रू हमारा नाम भी चला नॉन अलाइंड मूवमेंट, जो कि नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने जिसमें पार्टिसिपेट किया, उनके साथ 4 लीडर और थे, वो आगे कंटिन्यू करेंगे थर्ड चैप्टर में। अभी देखो तो यूएसएसआर जो है बेटा वो क्या रीजन रहा 91 में जो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो बीच के रीजन पड़े होंगे कि वाई, क्या रीजन रहे, क्या कॉजेज रहे। अब यहां से क्या इस चैप्टर में मेन बनता है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में कि जब एंड हो गया 1991 में वी रीच्ड, अब 91 में हो गया है, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस रही, कॉन्सिक्वेंसेस आउटकम्स क्या रहे, किसके आउटकम्स, डिसइंटीग्रेशन के आउटकम्स। थिंक अबाउट इट। अब डिसइंटीग्रेशन हो गया है, अब आप लोग बताएंगे इस डिस्कशन के बाद कि क्या हुआ। अब ये देखो क्या चल रहा था पूरे वर्ल्ड में, कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर चल रहा था। सबसे पहली बात द फर्स्ट थिंग इज क्या हुआ, देखो कॉन्सिक्वेंसेस आप लोग बताएंगे मुझे क्या हुआ। सबसे पहले जो चल रहा था, क्या चल रही थी 45 से तो एंड हो गई, द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर। वेरी गुड। अब और क्या बनता है बेटा, और क्या हुआ सोचो, कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में ट्रांसफॉर्म हो गई, कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में, यानी कि क्या हुई, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन किसमें हुई, कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म,
कैपिटलिज्म। और क्या हुआ? Bipolarity kind of development. वेरी गुड। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। और क्या हुआ? यूनिपोलर हो गया। वर्ल्ड क्या बन गया? यूनिपोलर। वेल डन। Arm race kind of remember arm race. एंड ऑफ आर्म रेस। जो मिलिट्री के अलायंस के लिए वो क्या कर रहे थे कि हमें उनसे ताकतवर रहना है, हमें उनसे, Powerful बनने के वो क्या हो गया? And आर्म्स को कंट्रोल किया गया, इसके लिए वर्ड आएगा बेटा आर्म कंट्रोल, कि आर्म्स रेस जो है वो खत्म हो गई है, उसको कंट्रोल किया जाएगा। अब ट्रीटीज लगाई जाएंगी कि कितना हम मैक्सिमम जो है वो बना सकते हैं वेपन्स को, कितनों को यूज कर सकते हैं, कैसे मेंटेन किया जाएगा। और क्या हुआ बेटा? जैसे ही डिसइंटीग्रेशन होता है यूएसएसआर और यूएसए का, और क्या हुआ? यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या हुआ? अकेला यूएसए बच जाता है, यूएसए की हेजेमनी होती है, लेकिन उसको टक्कर देने के लिए बेटा नई नई पावर्स आती हैं अब सामने, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। जिससे कनेक्टेड है बेटा हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी, यही से कनेक्ट होगा कि किस तरीके से यहां पर जब यूएसएसआर का एंड हो जाता है तो नई नई पावर सामने आती है। वो नई नई पावर कौन सी है पता है आप लोगों को? ईयू, आसियान, ठीक है।